हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीटेट की तैयारी कैसे चल रही है। वही 6 सितंबर वाला मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, यही कुछ 15-20 दिन से। लेकिन मैंने इस दौरान कुछ कुछ चीज़ों को सीखा और बहुत कुछ सीटेट के बारे में सुना था कि बच्चे बहुत फेल हो जाते हैं सब कोई। मुझे भी बड़ा ही डर लग रहा था, बट मैंने 15-20 दिन में जो पढ़ा, उसके बाद जिस तरह मैंने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, अभी मॉक टेस्ट में मेरे 100 के आसपास बन जा रहा है। तो मुझे लगता है इन टेक्निक्स, इन मेथड को आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। ये रियल क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है सीडीपी का, जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था 2026 में, वो क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं किन किन तरीकों को फॉलो कर रहा हूँ और कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ। और आप भी कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा देख के। अब चलिए सीडीपी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको अब तक जो मैं समझ पाया हूँ सीडीपी के बारे में, उसकी पूरी आत्मा मैं सीडीपी का बताना चाहता हूँ कि मुझे सीडीपी का आत्मा लगता है ये सब चीज़ें। कि आप भावी शिक्षक के रूप में आपको ये बात समझनी है कि बच्चा, स्टूडेंट कोई भी गलती करे, कुछ भी करे, होमवर्क नहीं बनाए, पढ़े नहीं, आप उसको डांट नहीं सकते हैं, नहीं उसको मार सकते हैं, नहीं आप सजा दे सकते हैं, और ना ही आपको उसके गार्जियन को कहना है कि वो नहीं पढ़ रहा है। आपको बस अपने आप में सुधार करना है कि आपको पढ़ाने का तरीका बदलना है, आपको अपने रणनीति को चेंज करना है पढ़ाने का। यहाँ बच्चा कभी भी गलत नहीं होता, गलत शिक्षक ही हैं। अगर यदि बच्चा को आप समझाए, पढ़ाए, अगर यदि वो नहीं सीख पाया तो इसमें गलती आपका है। बच्चा घर से होमवर्क करके नहीं आया तो गलती इसमें आपका है। आपको ही चीज़ें बदलना है, तरीके बदलने हैं। बच्चा यहाँ गलती कभी नहीं होता बच्चों की, यहाँ गलती होती है सिर्फ शिक्षकों की। यही सीडीपी की आत्मा है। बच्चों के साथ आप मिलजुल के रहें, मास्टर ना बने, उनके साथ उनके दोस्त बने। यही सीडीपी चाहती है, यही सीडीपी में है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। इसको पढ़ते हैं। अभिकथन है, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शारीरिक विकास में देरी होगा तो सामाजिक और भावनात्मक विकास भी उससे प्रभावित होगा। ये बात बिल्कुल सही है। कारण इसका क्या है, नीचे देखिए लिखा है, बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, कॉन्टीन्यूटी है। ये भी बात सही है और पॉजिटिव भी है और एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है। इसके बारे में जो इसने थ्योरी दी है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। आपको नहीं जानते हैं तो यूट्यूब में सर्च करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसका पॉजिटिव वर्ड है, जैसे इसके लिए वर्ड है ईगोसेंट्रिक, कि बच्चे खुद से बात करते हैं, उसको ये गलत मानते हैं। स्कीमा है, एडेप्टेशन है, ये सब इनके दिए गए थ्योरी हैं, बताए गए चीज़ें हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, जानकारी के मौजूद भंडार में नए तथ्यों और विचारों का सरल जोड़ है। ये तो गलत है, नहीं है। भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है। सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। किसी के स्कीमा, देखिए स्कीमा आ गया, ये इसी का वर्ड है जीन पियाजे का। अगर आप जीन पियाजे थोड़ा सा भी पढ़ें तो स्कीमा पढ़े होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इसमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। ये भी एजर्सन और रीजन है। पहला पढ़ते हैं अभिकथन। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग यानी कि मदद करना चाहिए। विद्यार्थियों का समूह कार्य यानी कि मिल के वही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है ये। अभिकथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग यानी कि मदद करना चाहिए। समूह कार्य यानी कि मिलजुल के वही दोस्ती करना है। और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, ये सब तो करना चाहिए। नेगेटिव वर्ड यानी कि ये तो सही है ही नहीं। सीखना ये निष्क्रिय प्रक्रिया है, यानी कि एक्टिव नहीं है, ये गलत कह रहा है। ये जो रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है, ये भी गलत है। यानी कि दोनों ए एंड आर रॉन्ग है, क्योंकि शिक्षक को उनके बीच सहयोग और साथ मिलके रहना है, ऐसा नहीं कि उससे बचना है। और निष्क्रिय क्रिया नहीं है, ये सक्रिय क्रिया है, एक्टिव है। तो ये दोनों ही कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, इसमें दोनों गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है? ये चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्कूल में उनको तो पता ही होगा क्या होता है किशोरावस्था में। अधिकतर हम लोग तभी तो सबको ये हंसने लगते थे यार, मतलब ये चैप्टर उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होता था, रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो हम लोग फिर भी समझ गए थे। ये सबको पता है। वैसे वृद्धि में बहुत तेज़ी होती है किशोरावस्था में, कि वृद्धि बहुत तेज़ से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं है। और ऑप्शन नंबर 5 फिर ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है। जिससे मतभेद होता है, कहता है व्यक्ति को आगे रखना है आपको, के बजाय उनके अंतर को। जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग, ये सही बात है कि आपको विकलांग सबसे पहले नहीं रखना है। विकलांग रखिएगा तो छात्र को आप पहले विकलांग कर रहे हैं, तो उसको आपको छात्र कहना, नॉर्मल जैसा ट्रीट करना उसके साथ। क्यों करना चाहिए? देखिए इसमें कारण है इसका कि विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। बिल्कुल सही है, और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी अभिकथन और कारण वाले हैं, पढ़ते हैं इसको। माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को दैनिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उस पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित एकदम पॉजिटिव वर्ड है। जब भी प्रोत्साहित देखें आप उसको टिक करें, वो 99% सही होता है। और हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है, वो गलती हो जाएगा, तो ये सही है। इसका कारण क्या है? अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। ये भी इसका कारण रीजन है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका एक। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन में अधिकतर नहीं छूट जाता है, हालांकि इसमें हाईलाइट भी है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें हाईलाइट है, बट भूल जाते हैं हम लोग, कई बार उल्टा देख लेते हैं, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा कि समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति कौन नहीं है। पैटर्न और संबंधों को पहचानना, समस्या को हल करने के लिए तार्किक शक्ति का प्रयोग करना। तार्किक शक्ति जहाँ आता है वो तो पॉजिटिव होता है, ये तो होगा नहीं। प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा कर देना, अनदेखा नहीं करना। प्रासंगिक यानी कि जो रिलीवेंट है उसको अनदेखा कर देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो यही गलत, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि यही सही होगा इसका आंसर, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा युक्ति नहीं है, यानी कि ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट वही फिर पियाजे आ गए। आपको पियाजे के बारे में जानना चाहिए, आप सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, हम लोग तो पढ़े थे, अभी सेमेस्टर 3 में हूँ मैं, तो सेमेस्टर 1 में पियाजे आए थे, और भी कई सारे मनोवैज्ञानिक थे, तो वहाँ से आप जाने होंगे। तो पियाजे ने बहुत सारे अवस्थाएँ, बहुत सारे नहीं, 4 अवस्थाएँ दिए हैं। जब बच्चे के निगमन के बारे में सोचकर, निगमन के बारे में क्या, यानी कि जो परिकल्पना, यानी कि बहुत दूर की बातें सोच लेते हैं, तो वो लास्ट वाला फेज में ही कर पाते हैं। वो है औपचारिक, बिना पढ़े भी हम कह सकते हैं ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा, इतना ही पढ़ के, कि जो ये हाइपोथेसिस का बात चल रहा है, ये जो परिकल्पना का बात चल रहा है, ये लास्ट वाला स्टेज में ही बच्चा कर सकता है। 4 स्टेजेस होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखता है, कब सीखता है? जब विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। टुकड़ों में प्रस्तुत नहीं करना, सबको जोड़ के करना, ये गलत है। निपुणता हासिल करने के बजाय, निपुणता का तो हासिल नहीं करिए, ये भी गलत कह रहा है। निपुणता हासिल करना चाहिए। नई अवधारणा पहले सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह अलग होती है, ये अलग नहीं होनी चाहिए, दोनों को जोड़ के सिखाना है आपको, पिछले उसकी जो समझ है उसके आधार पर। उनकी प्रतिक्रिया और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है, ये करेक्ट है, एकदम पॉजिटिव है एक। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कोहलबर्ग के बारे में। कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया है, तो आप इसके बारे में भी पढ़ लें, इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लें। तो इसमें बोला गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के
इर्द गिर्द घूमती है। जो छोटा बच्चा होता है उसका नैतिकता किधर, अहंकार होता है उसमें बहुत सारा, तो अहंकार की नैतिकता होगा। आपको ऑप्शन 1 करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है विविधता, डाइवर्सिटी और समावेशन। समावेशन एक वर्ड है, इसका अर्थ है कि आपको जो स्पेशल चाइल्ड है, जो विकलांग है, कुछ भी है, तो सबको मिला के आपको साथ में सिखाना है। ऐसा नहीं कि उसको अलग स्कूल भेज देना, उसको अलग करके पढ़ाना है, बांटना नहीं, सबको मिला के एक ही साथ में पढ़ाना आप। तो ये समावेशन है, सबको मिलाना। विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है, ये पॉजिटिव वर्ड है, सही है एकदम। इसका रीजन क्या है, विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न, गलती हो जा रहा है यार ये वर्ड बोलने में, होना, बच्चों की समालोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल और रचनात्मक, ये देखो दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं, के रूप में सोचने की क्षमता, बाधा नहीं डाल सकते आप। ये क्रिटिकल थिंकिंग तो होना ही चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। और रचनात्मकता, उसके अंदर क्रिएटिव थिंक, तो ये गलत कह रहा है, ए खाली सही है। तो ए खाली सही है, ऑप्शन नंबर 3 में ये करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं अब। 12 में है, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ हैं। तो विभेदित निर्देश, मानकीकृत पाठ्यचर्या, जहाँ मानकीकृत आ जाए ये नेगेटिव वर्ड है पूरी तरह, स्टैंडर्डाइज्ड, तो ये तो पूरी तरह नेगेटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं। जहाँ जहाँ बी है आप उसको सीधा काट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए ये बी है, ये इसको काट दीजिए, इसमें बी है, इसको काट दीजिए, ये इसमें बी है, इसको काट दीजिए, तो एक ही बचेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये एलिमिनेशन टेक्निक है, जिसके जरिए आप अगर थोड़ा सा भी आपको पता चल रहा है तो वो आंसर आ जा रहा है आपका। नेक्स्ट है संरचनावादी। संरचनावादी की बच्चा खुद से सीखे, बच्चा खुद से संरचना करे सिद्धांतों का। इसके अनुसार क्या होता है, बच्चा में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ये बात तो पॉजिटिव है। बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित नहीं होना, अंदर से प्रेरित होना पड़ता है। बाहरी, ये तो नेगेटिव वर्ड है कि बाहर से खा लिया, दिखावा से। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उसके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाती है, ये भी गलत है। अंतिम रूप में प्रस्तुत कर देंगे तो सीखेगा क्या, खोजेगा क्या फिर। बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति, अनियंत्रित नहीं होता, नियंत्रित किया जा सकता है, सब कोई कर भी रहे हैं। आप भावी शिक्षक है तो आपको भी नियंत्रित करना होगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी कि एक ही पॉजिटिव स्टेटमेंट था, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी है, कि कौन सी रणनीतियाँ हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये है कलन विधि और अनुक्रिया समुच्चय, ये ऑप्शन 3 है। और इसमें स्वानुभविक और कार्यात्मक स्थिरता, तो ये कह रहा है कि इसमें की जाने वाली 2 है। अब हमको इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, ये थोड़ा गलती भी लग रहा है, बट एल्गोरिथम हमको लगता है नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्स सेट, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि रिस्पॉन्स है पीछे वाला सेट कोई, हम लोग ये फंक्शनल फिक्स्डनेस होना चाहिए। अगर ये गलत है तो आप ये कमेंट करके हमको बता देना। मेरे अनुसार से ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट लग रहा है। अब आप देख के हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगोत्स्की, ये भी इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसके बारे में इम्पोर्टेंट है वही इसके फोल्डिंग वाला, कि आलम्बन देते हैं बच्चों की, थोड़ी सहायता करते कोई चीज़ ताकि वो जल्दी सीख जाए। तो ये है। इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस पर विचार करना चाहिए। तो ऑप्शन 1, शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी से निर्दिष्ट समस्या पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। या फिर ऑप्शन 2, शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर की चुनौती देनी चाहिए। सभी को समान दे नहीं सकते हैं क्योंकि कोई दिमागी रूप से कम है, कोई ज़्यादा है, तो सबको एक बराबर कैसे करते हैं। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखना है, कि सबको, प्रत्येक विद्यार्थी को समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखना है। ये पॉजिटिव लग रहा है।
हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए उचित सहायता करना है, मदद करना है, हेल्प करना है उसको कि अगला स्तर तक पहुंचे, वो जितना स्तर है उसका उससे आगे। तो ये एकदम करेक्ट लग रहा है हमको। और नेक्स्ट वाला देखिए, शिक्षिका को केवल उन विद्यार्थियों पर ध्यान, केवल वाला तो एकदम कट जाता है। केवल कोई चीज़ नहीं होता है कि केवल सिर्फ वो मेरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। केवल वाला अधिकतर स्टेटमेंट गलत ही होता है कि केवल मेरा ये है, केवल ये मेरी है। तो ये आपको तो पता ही है, सब जानते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में प्रवाह की कमी। जब भी पढ़ने में कमी हो जाती है, पढ़ने में जब दिक्कत होती है, तो ये देखिए हिंदी वाला में ही ये डिसेबिलिटी का नाम है पठन विकल्यता, यानी कि डायलेक्सिया। देख लीजिएगा, थोड़ा अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन मेरा गलती हो जाता है, हिंदी माध्यम से हूँ मैं तो। 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है कि अपनापन, डर या अस्वीकृति, सुरक्षा। डर तो होना ही नहीं चाहिए, तो नेगेटिव है पूरी तरह। अस्वीकृति, ये भी रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। सुरक्षा, ये बिल्कुल सही है, और ए बिल्कुल सही है। ए और डी है ऑप्शन दो में ये करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते क्या है। रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो अब इसको देखिए ध्यान से, किसकी चाहिए? रचनात्मक आकलन के स्थान पर नैदानिक आकलन का पालन, या फिर ऑप्शन नंबर 2 एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन। ये मानकीकृत जहाँ देखिए इसका पालन बोल रहा है, ये तो गलती ही हो गया, इसको देखना ही नहीं है। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर प्रदर्शन करना, कोई चीज़ दिखावा करना, ये भी गलत है। इसके स्थान पर कहता है दक्षता यानी कि मास्टरी, ओरिएंटेड गोल्स बनाना, ये सही है, ये सही है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के स्थान पर परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। परीक्षा को ज़्यादा महत्व सीडीपी में नहीं दिया गया है कि इनमें परीक्षा हो रहा है। ये बाल केंद्रित रहता तो पॉजिटिव कह सकते थे कि बालक के लिए, सब चीज़ बालक के लिए है, यहाँ शिक्षक के लिए कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? तो ऑप्शन नंबर ए, जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, या फिर प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना। समझने का नाटक गलत होगा ही नहीं, क्योंकि कोई चीज़ का नाटक नहीं करना। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना नहीं पढ़िए, नाटक नहीं करना किसी चीज़ का। नाटक वाला तो एकदम नेगेटिव है, नाटक वाला पूरा काट सकते हैं कि ये सी है, ये भी काट दीजिए, ये सी है, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, बच गया ये, तो बिना जाने आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं। ये एलिमिनेशन ट्रिक है, टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ऐसा कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? अज्ञानी दिखने की शर्म से बचना नहीं है, शर्म आना ही नहीं चाहिए। एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर कि compete करे, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नेगेटिव वर्ड है कि एक दूसरे से compete करें। सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर, ये पॉजिटिव है। दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित, फिर दूसरों के सामने करना ही नहीं कुछ दिखावा, ये तो गलती ही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही सिर्फ करेक्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यही होगा सिर्फ। अब क्वेश्चन नंबर 21, ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है इसमें, आखिर है क्या? कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये बिल्कुल बात सही है। आप अगर यदि कहानी किताब पढ़ते हैं तो उसमें पुरुष को ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। अभिकथन ये बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन समझते हैं। स्कूल एवं पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है। ये भी बात सही है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। ए की आर सही व्याख्या कर रही है यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अभी हम लोग बात किए थे पठन वैकल्य, यानी कि पढ़ने की समस्या, यानी कि गलत पढ़ देता है, कोई बी को डी पढ़ देता है। हम तो देखते हैं, हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, कोई लड़का बी को डी लिख देता है और डी को बी लिख देता है, उसको अंतर ही नहीं पता चल रहा है, पढ़ भी नहीं पा रहा है, वो गलती पढ़ देता है। उसको से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है।
तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है? सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। ये पॉजिटिव है, लेकिन ये दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। प्रोत्साहित पॉजिटिव वर्ड है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो ये हम गलत कहेंगे। यानी कि ये सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 अब देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है? समकक्षियों यानी कि जो हमारे साथ पढ़ते हैं उनकी क्या भूमिका है समाजीकरण करने में? समकक्षियों का समाजीकरण पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत प्रभाव पड़ता है। दोस्त लोग ही हम लोगों को समाज में रहने सिखाते हैं, कुछ गलत काम भी सिखा देते हैं कई बार, तो ये दोस्त लोग ही करते हैं। विकास के सभी चरणों में माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का समाजीकरण पर बहुत कम तो पड़ता ही नहीं। समकक्षी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, प्राथमिक नहीं है, प्राथमिक तो माँ बाप होते हैं। बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। किशोरावस्था के दौरान ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है समाजीकरण पर। क्वेश्चन नंबर अब 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये एकदम बात सही है कि नहीं वाला हाईलाइटेड है, नहीं तो मैं कई बार भूल जाता हूँ, नहीं है, बहुत लोग भूल जाते हैं, तो ये हाईलाइटेड है, ये अच्छी बात है कि हमको नेगेटिव देखना नहीं है बोल रहे, कौन सही नहीं है तब देखते हैं। शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उसके लिए मायने रखता है, बिल्कुल है, सही है। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है। सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालती है। सामाजिक संपर्क करने से, लोगों से मिलने से सीखने में बाधा डालती नहीं है, ये नेगेटिव है, यही खोजना था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इसमें, कि सामाजिक संपर्क, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, तो ये बाधा नहीं डालता, इससे आप कुछ न कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती है। विषय वस्तु पृथक पृथक तो होना ही नहीं है कुछ भी। शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित, ये तो गलती हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित नहीं बाल केंद्रित होना चाहिए। कार्य असंगत और अव्यवस्थित, ये भी नेगेटिव है, तो एक ही ऑप्शन सही हो पा रहा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 अब देख रहे हैं। 26 में, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषता है, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इसमें फर्क पड़ता है, ये भी बात सही है। वो तो विरासत से मिली, लेकिन अच्छे पोषण और व्यायाम नहीं करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें जरूरी है। ये देखिए, इसका रीजन है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण ही परस्पर अंतक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है, ये करेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में, समावेशी यानी कि जो विकलांग है उनको भी साथ में मिला के पढ़ाना, उसको अलग में नहीं बांटना। अनुकूलन किस में पाया जाना चाहिए? अधिगम के लक्ष्य में, या फिर शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, मूल्यांकन में, सहायता के प्रावधान में? तो इसमें हमको लग रहा है, इसमें भी थोड़ा डाउट है हमको, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हमको ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है इसमें। अब 28 क्वेश्चन 28 देखता हूँ मैं। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है? अक्षमता संवेदी, संवेदी यानी कि सेंसरी आप कह सकते हैं, जैसे कि देखना सुनना, तो देखना सुनना, ये देखिए, ये श्रवण में कठिनाई, ये तो सही है, ये भी रंग दृष्टिहीनता, ये भी सही है, बाधित नहीं आती है। और लेखन का इससे कोई रिलेटेड नहीं है, तो यही वाला करेक्ट हो, ये सब तो रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में वही NEP 2020 का जिक्र है कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है नहीं है। तो ऑप्शन ए कहते हैं कि, एक कहते हैं छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संबंध का अवमूल्यन करने की, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। आकलन के योगात्मक रूप को क्रियान्वित करने की, स्वमूल्यांकन कि बच्चा खुद से मूल्यांकन करे, खुद से करे, टीचर का कम योगदान हो, सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की, यही ये 2020 NEP 2020 चाहता है, CDP चाहता है, CDP भी यही चाहता है, CDP के दिमाग में बस यही ऑप्शन करेक्ट होगा, यही होना भी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 30, ये
वाइगोत्स्की, इसको देख के हमको लग रहा है इसके फोल्डिंग होगा, क्योंकि एक ही पॉजिटिव वर्ड इसमें हमको दिख पा रहा है इस मनोवैज्ञानिक के लिए। अब अगर इस मनोवैज्ञानिक के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ें तो आपको आलम्बन एक पॉजिटिव वर्ड दिखेगा। तब बिना पढ़े भी बता सकते हैं। आलम्बन होता था कि किसी चीज़ में जो बच्चे अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी मदद से कर पाए, तो वो आलम्बन होते हैं। ये पढ़ के देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे, और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक डैश की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है, यानी कि आत्मसातीकरण, ये गलत है। कार्यात्मक स्थिरता, ये भी गलत है। सामूहिक एकालाप, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा, आलम्बन। आपको वीडियो कैसे लगी आप देख के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप चाहते हैं तो इसी तरह का मैं और भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। थैंक यू।